स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। जैसा कि एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, अगर आप नए हैं तो इसका पहला वीडियो हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बनी हुई है। कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, आप उसका पहला वीडियो देख कर आइए। उसमें पूरा बताया गया है 10 मिनट में स्टार्टिंग के कि आप कैसे इस सीरीज का लाभ उठा सकते हैं और आप हमारी ही एनसीईआरटी की वीडियो क्यों देखें, ये भी उसमें बताया गया है। हम हर वीडियो में समय न बर्बाद करते हुए, आप अगर नए हैं तो फर्स्ट वीडियो जो है वो अवश्य देख कर आइए, जिससे आपको पता चल सके कि इस सीरीज में आगे क्या क्या होने वाला है। ठीक है, अगर आप नए हैं, पुराने लोगों को तो पता है, अगर आप नए हैं तो आप एक बुक जो पढ़ रहे हैं हम एनसीईआरटी, कॉपी और एक पेन, इन 3 चीज़ों को लेकर अवश्य बैठेंगे और हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आप पेशेंस के साथ और धैर्यपूर्वक बैठिएगा। जो मैं अंडरलाइन करूँगा वो बस आप अंडरलाइन करते रहिएगा। जो मैं बॉक्स में बंद करूँ और बोलूँ ये इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए, वो आप नोट कर लेना। जिसे मैं बॉक्स में बंद करूँ आप भी बॉक्स में बंद कर लेना। जिस वर्ड को मैं सर्किल करूँ आप भी उसको सर्किल कर लेना, क्योंकि मुझे PYQs कम से कम 20 बार किए हुए हैं, तो मुझे पता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये भी मैं अपनी सीरीज में बताता रहता हूँ। अगर आप पहला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता हो। चलिए शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। यानी हमने कल के वीडियो में पढ़ा था कि सबसे पहले वो आखेटक थे, यानी शिकारी थे। वो जंगलों में जंगल के पेड़ों के जड़ से अपना भोजन प्राप्त करते थे, और जो प्राकृतिक फल होते थे, जो अपने आप फल उत्पादित हो जाते थे, उनसे अपना भोजन बनाते थे। तो वहाँ से शुरू होकर कहानी कहाँ तक जाएगी? भोजन उत्पादन तक, यानी कृषि क्षेत्र को भी आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें बहुत कुछ आपको एग्जाम ओरिएंटेड मिलने वाला है। चलिए पढ़ते हैं। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। आपको मैप पता होना चाहिए, दिल्ली कहाँ है, चेन्नई कहाँ है। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो जाने इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थीं, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। अब हम बात करते हैं आरंभिक मानव, यानी स्टार्टिंग जहाँ से हुई जीवन की, वहाँ की बात करते हैं। आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? आज तो हम कह सकते हैं हम एग्ज़ाम के लिए जाते हैं इधर उधर, पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं इधर उधर, घूमने के लिए जाते हैं उधर इधर उधर। लेकिन आरंभिक मानव जब था, जब कुछ भी नहीं था, जब कृषि भी नहीं हो रही थी, जब मकान भी नहीं थे, जब उसे सिक्कों का ज्ञान नहीं था, जब उसे नहीं पता था कि 4 किलोमीटर के बाद कोई बस्ती है भी या नहीं है, तो वो आरंभिक मानव, जब आग का आविष्कार नहीं हुआ था, तो वे इधर उधर क्यों घूमते होंगे? आपको सोचना चाहिए। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आखेटक मतलब शिकारी, खाद्य संग्राहक का मतलब जो शिकार करके लाए उसी को संग्रह कर लिया, इकट्ठा कर लिया, कुछ दिन तक खाया। जंगल में गए, वहाँ से जो भी फल फूल, कंदमूल, जड़ें, या जो भी खाने की वस्तुएं मिली वो सब ले आए, कुछ दिनों तक चली, उसको खाया। अभी हम कृषि नहीं कर रहे हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ, चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। तो मेन भी क्या है इस पैराग्राफ में कि स्टार्टिंग में वो क्या थे? आखेटक खाद्य संग्राहक थे।
वो क्या करते थे, जंगली जानवरों का शिकार, मछली, चिड़िया, फल फूल, अंडे, पौधे, पत्तियां, ये सब खाया करते थे। नेक्स्ट, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे, हम कारण पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखना, इधर उधर घूमते रहते थे। स्टेटमेंट क्या यूपीएससी में आएगा, आरंभिक मानव एक जगह पर बसते थे, वो घूमते नहीं थे। ऐसा कोई स्टेटमेंट आएगा तो उसको हम रॉन्ग स्टेटमेंट बोलेंगे, क्योंकि अभी हमने क्या देखा कि वो एक दूसरे जगह पर घूमते थे। पहला कारण क्या है, पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसीलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। जैसे मान लो आप कृषि कर नहीं रहे हैं और आप इस जगह पर रह रहे हैं, तो धीरे धीरे यहाँ जो भी चीज़ खाने वाली है, जो भी जानवर हैं, जो भी फल है, प्राकृतिक जो भी जड़ें हैं, जो भी आप खा सकते हैं, वो सब जब समाप्त हो जाएंगी, अब इतनी जल्दी उत्पादित तो हो नहीं सक जाती, क्योंकि प्राकृतिक तरीके से उत्पादित होना है। कोई बीज नहीं लगा रहा था, कोई उसमें सीडिंग नहीं कर रहा था, कोई उसमें पेड़ नहीं लगा रहा था। तो जब यहाँ का मटेरियल ख़त्म हो जाता खाने वाला, तो ये क्या करते हैं, थोड़ा और आगे चले जाते, दूसरी जगह रहने लगते। जब वहाँ की जगह खाने वाली चीज़ खत्म हो जाती है तो थोड़ा और आगे चले जाते। ये झूम कृषि नहीं है, अभी वो कृषि नहीं कर रहे हैं। झूम कृषि भी ऐसे ही होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, इस जगह पर वो साफ सफाई करते हैं, खेती करते हैं, और जब इसकी फर्टाइल लैंड खत्म हो जाती है, उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है, तो वो आगे बढ़ जाते हैं और उस जगह पर काट पीट करके जला के पेड़ों को और वहाँ खेती करना शुरू कर देते हैं। तो झूम कृषि और ये सेम है, बस यहाँ प्राकृतिक तरीके से उत्पादित चीजें हैं और यहाँ वो कृषि करते थे। ठीक है, पहला कारण क्या हो गया। तो यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है, अगर हम देखें तो पहला तो कोई एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। पहला कारण क्या है, तो हमने बता दिया कि एक जगह पर चीज़ें खत्म हो जाती थी, तो खत्म हो गई तो आगे बढ़ गए। अब दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। अब वो जानवरों को खाते थे, तो जानवर अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो ये लोग भी जाया करते थे। जैसे यहाँ जानवर कम हैं, यहाँ जानवर ज़्यादा हैं, तो वो क्या कहेंगे कि यहाँ पर रहते हैं चल के, यहाँ पे ज़्यादा दिनों के लिए हमें व्यवस्थाएं मिल जाएगी, ज़्यादा दिनों के लिए चीज़ें मिल जाएंगी, ज़्यादा दिनों के लिए भोजन मिल जाएगा। तो दो कारण हो गए। कथन कारण के सवाल आते हैं, ठीक है, और दो कारण भी, दो स्टेटमेंट वाले इस बार क्वेश्चन थे, तीन स्टेटमेंट वाले 2025 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन थे, तो आप ध्यान रखिएगा। तो वो कथन क्या देंगे, तो एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे, पहला कारण ये दे देंगे, दूसरा कारण ये दे देंगे, और आपको बताना होगा। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और दोनों कारण जो हैं वो कथन की व्याख्या भी कर रहे हैं। तीसरा कारण यह कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार घूमा करते थे। तो सिंपल सी बात है, मान लो जैसे इस समय की बात करें तो आम आते होंगे, तो जहाँ आम हैं वहाँ रहेंगे, जब आम समाप्त हो जाएंगे तो कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे। हालांकि उस समय आम थे या नहीं ये संशय है, लेकिन अभी हम बस एग्जाम्पल लेकर आपको समझाना चाह रहे हैं। चौथा कारण, पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता। पानी झीलों, झरनों, नदियों में ही मिलता है। यदि कई नदियाँ, झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों, नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसीलिए ऐसी झीलों, नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता है। तो 4 कारण हो गए। पहला कारण क्या था कि एक जगह पे जहाँ रहते हैं वहाँ पेड़ पौधे
ख़त्म हो जाएंगे, वहाँ जो फल आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा कारण क्या था, जानवर खाते थे, तो जानवर अगर दूसरी जगह जा रहा है तो ये लोग भी जाएंगे। तीसरा क्या था, अलग अलग पेड़ों में अलग अलग समय पर फल आते हैं, तो जो यहाँ का फल जिस महीने में आता है उस महीने में वो यहाँ आ जाएंगे। अगर यहाँ फल ख़त्म हो गए तो इस मौसम में यहाँ चले जाएंगे। चौथा क्या था, पानी। तो हो सकता है यहाँ झील है, यहाँ पानी है, लेकिन बरसात के बाद आता है, तो वो बरसात के बाद यहाँ रुकेंगे, लेकिन जैसे ही पानी ख़त्म होगा तो उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ेगा। ये 4 कारण हैं जिसके कारण वो घूमते थे। अब सीधे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आरंभिक मानव निम्नलिखित में से किन कारणों की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। उसमें से ये हो सकता है कितने भी कथन कारण हो सकते हैं, लिखिएगा 1 या 2, केवल 3, केवल 4, इससे स्टेटमेंट देगा और आपको क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। मेन इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, हमें जानकारी कैसे मिलती है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग का आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों का औजार आज भी बचे हैं। तो यहाँ ध्यान से सोचने वाली बात है और ध्यान रखने वाली बात है कि यह संभव है कि इन्होंने पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजार बनाए होंगे। यह संभावना है कि इन्होंने तीनों के औजार बनाए होंगे, लेकिन साक्ष्य किसके मिले हैं? इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। आज अगर देखा जाए तो सिर्फ पत्थरों के ही औजार बचे हैं, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि पत्थर, लकड़ी, हड्डियों के होंगे औजार। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। जैसे फल, जो जमीन की जड़ है, अगर उसे निकालना है तो कोई ना कोई हमें नुकीली चीज़ ऐसी लेनी पड़ेगी जो उससे हम उसको निकाल पाएँ। जैसे आज भी अगर पेड़ काटना होता है या कई जगह ऐसे फल होते हैं जो काटने होते हैं, तो चाकू या छुरी या कुल्हाड़ी या ऐसी कुछ चीज़ का हम उपयोग करते हैं, धारदार चीज़ का उपयोग करते हैं। तो पहले भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जिसका उपयोग करके इन सब काम को किया जाता था। ऐसा तो है नहीं कि हाथों से कर लिया जाता होगा, तो कुछ ना कुछ तो बनाया गया होगा। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन जैसे आजकल नहीं लकड़ी का लगा होता है डंडा, वैसे ही यहाँ पे बताया है हड्डी या लकड़ी का डंडा लगा होगा। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी, औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो झोपड़ी और औजार भी लकड़ियों से बनते थे। अब आप यहाँ पर देखोगे तो ये एक पत्थर टाइप का है, ठीक है। ये ऊपर नुकीला भी है जिससे ये सिलाई की जा रही है कपड़ों की, या खाल की कह सकते हैं, जानवरों की खाल की यहाँ पे सिलाई या इसमें छेद जो भी काम करना होगा, तो इस नुकीले पत्थर को ऐसा बनाया जाता था कि इससे काम लिया जा सके। ये तो जड़ खोदी जा रही है, तो ये नुकीला पत्थर होगा तो इससे आसानी से खोदी जा सकती है। तो पत्थर के औजारों का उपयोग इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए भी किया जाता था, ठीक है। हड्डियों का प्रयोग और पत्थर के औजारों का प्रयोग दोनों, क्योंकि ऊपर हमने अभी देखा हड्डी, लकड़ी, पत्थर, लकड़ी, हड्डी, इन सब का संभावनाएं जताई जा रही हैं। ये मैप बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र को देखें। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिले हैं। लाल त्रिकोण वाले मतलब प्रापाषाणिक पुरा स्थल। जैसे अगर लाल वाले देखें तो सबसे पहले भीमबेटका,
और हमने कल के सेशन में पढ़ा था, सबसे पहले अगर किसी स्थान की बात हुई थी तो नर्मदा नदी की ही बात हुई थी। और भीमबेटका कहाँ है? नर्मदा नदी पर है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा अस्मक कौन सी नदी पर है और सरयू नदी पे कोशल है कि नहीं है। ऐसे शहर, ऐसे राज्य नदी के किनारे पूछे गए थे। तो भीमबेटका किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे। कौन सा ये स्थल है? पूरा पाषाणिक स्थल है, सबसे पुराने में से। दूसरा पूरा पाषाणिक कौन सा है? हुस्गी। और तीसरा कुरनूल की गुफाएं। ये तीनों सबसे पुरानी चीजें हैं। सबसे पुरानी जगह अगर पूछा जाए तो कौन कौन से आप लिखेंगे? भीमबेटका लिखेंगे जो कि नर्मदा नदी के पास है। हुस्गी लिखेंगे जो कि ये तुंगभद्रा नदी है, ठीक है, जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और तीसरा लिखेंगे कुरनूल की गुफाएं। ये तीनों सबसे पुराने स्थल हैं, पुरा स्थल। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थानीय चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं नदियों के किनारे ही हैं। भीमबेटका नर्मदा नदी के किनारे और ये कुरनूल की गुफाएं और उसकी कृष्णा नदी के किनारे कह सकते हैं, ठीक है। अभी इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, पहले हम नीचे पढ़ लेते हैं। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। इसीलिए इसे पाषाण काल भी बोला गया। पाषाण मीन्स क्या होता है? पत्थर होता है, ठीक है। स्टोन एज इंग्लिश में बोलते हैं। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में है। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी? क्योंकि यहाँ पे नर्मदा नदी है, यानी पानी मिल गया। जगह ऐसी थी जहाँ बारिश वारिश से बचा हो जा सकता था और पत्थर बढ़िया थे। अभी ऊपर हमने देखा यहीं, चूँकि पत्थर उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। शैल चित्रकला, ये एक चित्र मिला है। अब इसमें आप देखकर क्या बता सकते हैं क्या होगा? तो ये कोई जानवर टाइप का लग रहा है और ये मनुष्य टाइप का लग रहा है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं, यानी उस समय चित्र मिले हैं, ये ध्यान रखना। ये मत अगर आ जाए कि पूरा पाषाण काल में चित्र मिले हैं, तो हाँ, चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। मध्य प्रदेश में मतलब भीमबेटका और दक्षिणी में मतलब कुरनूल की गुफाएं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। इसमें देख के ऐसा लग ही नहीं रहा, केवल लाइंस हैं, लेकिन तब भी लग रहा है कि हाँ एग्जैक्ट कुछ बना हुआ है। अब आप इस गुफा को देखेंगे, इस पत्थर, ये पत्थर है पूरा, इसी को कट करके गुफाएं बनाई गई हैं। पूरा स्थल, अब हम देखते हैं पूरा स्थल। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपका अगले अध्याय में बताया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज है आग की खोज। आग की खोज कब हुई? तो मानचित्र 2 में कुरनूल की गुफा ढूंढो। अब आया है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये आप अवश्य नोट डाउन करके रखें या रट लें बिल्कुल। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं, तो सीधे आएगा क्वेश्चन, पूरा पाषाणिक काल में, पूरा पाषाण काल में राख के अवशेष मिले हैं, तो यस, पहले तो इतना ही। दूसरा आएगा कहाँ से मिले हैं? तो कुरनूल की गुफाएं। तो पहला
स्टेटमेंट यही याद रखो, आप रट लो बिल्कुल कि पूरा पाषाणिक पुरा स्थल से राख मिली है। हाँ, मिली है। दूसरा, पूरा पाषाणिक पुरा स्थल जो कि कुरनूल की गुफाएं हैं वहां से मिली है। यस। तीसरा, आग की जानकारी राख सबसे पहले उत्तर भारत से मिली है या दक्षिण भारत से मिली है? तो दक्षिण भारत से मिली है। एक ही चीज को कई स्टेटमेंट कई तरह से बना के दे सकता है, और यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन तो पूछा जा ही चुका होगा कई जगह, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में अगर कोई इम्पोर्टेंट लाइन है तो यही लाइन है, आप रट लो बिल्कुल कि कुरनूल गुफा यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। तो सदर्न इंडिया में मिले हैं। यस। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया, प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो आग का आविष्कार क्यों किया गया होगा, आग का प्रयोग किस लिए करते होंगे वो लोग, ये भी आपको याद रखना है। तो वो प्रकाश के लिए करते थे, मांस भूनने के लिए भी करते होंगे, और जानवरों को दूर भगाने के लिए, क्योंकि वो जंगलों में रहते थे, नदियों के किनारे रहते थे, तो जानवर तो आ ही सकते थे वहाँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, आपको अभी से रट जानी चाहिए। नाम और तिथियां। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे डिवाइड करेंगे 3-4 पार्ट्स में। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं, या दो शब्द प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर। पूरा मतलब प्राचीन, पाषाण मतलब पत्थर, अभी ऊपर मैंने बताया। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है, यानी 20 लाख से 12,000। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। जैसे अगर हम यहाँ लिखें तो पूरा पाषाण काल, अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3। पहला क्या होगा, आरंभिक या प्राचीन पुरा पाषाण काल। आरंभिक प्राचीन पुरा पाषाण काल, कोई भी नाम आप लिख सकते हो। मध्य में क्या होगा, मध्य पुरा पाषाण काल। और तीसरा क्या होगा, उत्तर पुरा पाषाण काल। उत्तर का मतलब होता है बाद वाला, ऐसे हम उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे, ठीक है। उत्तर वैदिक काल मतलब वैदिक लास्ट वाला, अंत का जो काल होता है वैदिक काल का, वो उत्तर। तो यहाँ भी प्राचीन या आरंभिक, मध्य और उत्तर, इन 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी के दौरान घटित हुई, यानी पूरा पाषाण काल के समय ही 99% मानव की कहानी घटित हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, फिर से नोट डाउन करना शुरू करिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो क्या इम्पोर्टेंट है, पूरा पाषाण काल, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, आरंभिक, मध्य, उत्तर पूरा पाषाण। टाइम 20 लाख से 12,000 साल। इसमें क्या क्या होता है, पर्यावरणीय बदलाव मिले हैं, उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। यानी अभी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, आरंभिक, मध्य, उत्तर। तो मध्य काल में क्या मिला है, पर्यावरणीय बदलाव। जो जलवायु परिवर्तन आज हम कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस मध्य काल से भी शुरू हो गया था, क्योंकि पर्यावरणीय बदलाव इतने पुराने समय से शुरू हो गए थे। और ऐसा स्टेटमेंट अगर आ जाता तो हम शायद गलत कर देते, क्योंकि हमें लगता है इतना पुराना, जब कुछ नहीं था, कोई फैक्ट्री नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो पर्यावरणीय बदलाव कैसे हो सकते हैं। लेकिन लोग तो हो गए थे, आग तो चलने लगी थी, तो पर्यावरणीय बदलाव भी होने ही लगे थे। इस मध्यकाल का समय 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक माना गया है।
सॉरी, एक मिस्टेक हो गई, आप ध्यान रखिएगा। ये मध्य अलग है, ये मध्य अलग है। ये मध्य था मध्य पूरा पाषाण काल, ये मध्य पूरा पाषाण काल था। ये मध्य जो है ये मध्य पाषाण काल है। अगर मैं आपको थोड़ा सा स्पेस लेके यहाँ पर बताऊं, ध्यान से आप देखिए। देखो, सबसे पहले पाषाण काल, ठीक है, स्टोन एज। पाषाण काल डिवाइड है 3 पार्ट्स में। एक है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। एक है मध्य पाषाण काल, ठीक है। एक है नव पाषाण काल। तो पूरा, मध्य, नव। पूरा पाषाण काल फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड है। इसमें क्या है? आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और यह है उत्तर पूरा पाषाण काल। आप ये डायग्राम अपने नोटबुक पे बना लें। पाषाण काल है पूरा स्टोन एज, ठीक है। इस स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब ये पूरा पाषाण काल 3 पार्ट में डिवाइड है। आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। तो अगर देखो, पाषाण काल लगा है साथ में मध्य के, तो यानी इसकी बात हो रही है। मध्य के साथ पूरा पाषाण काल लगा है तो ये इसकी बात हो रही है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं जहां पर हम थे। तो ये मध्य पाषाण काल की बात हो रही है, मध्य पाषाण युग। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। मध्य पाषाण युग, इस समय पर्यावरणीय बदलाव शुरू हो गए थे, यानी इस वाले काल में पर्यावरणीय बदलाव शुरू हो गए थे, ठीक है। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले। यानी इसको फिर से देखें अगर हम, तो ये पूरा पाषाण काल जो है ये 2 लाख साल से लेकर कहाँ तक है? 12,000 तक है, ठीक है। ये जो मध्य पाषाण काल है, ये मध्य पाषाण काल 12,000 से लेकर कब तक है? 10,000 साल तक। 12,000 से 10,000 साल तक। और ये 10,000 से शुरू होकर, कुछ लोग 6,000 बोलते हैं, कुछ जगह 7,000 भी लिखा है और कुछ जगह 5,000 भी लिखा है। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। 6,000, 7,000, 5,000, 6,500 वो सब आप देख सकते हैं, लेकिन 10,000 से शुरू है। तो मोटा मोटा आप याद रखिए, 2 लाख से 12,000, 12,000 से 10,000, ये 10,000 से 5,000, 6,000, 7,000 अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। तो मध्य पाषाण युग में आप क्या क्या लिखेंगे? अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वो डायग्राम तो बनाना ही है जो पीछे मैंने बताया। मध्य पाषाण युग के नीचे आप लिखेंगे ये डेट 12,000 साल से 10,000 साल तक। फिर लिखेंगे पर्यावरणीय बदलाव, इसमें पर्यावरणीय बदलाव भी हो रहे हैं। फिर क्या लिखेंगे? औजार आमतौर पर बहुत छोटे, इसीलिए इसे माइक्रोलिथ भी कहा जाता है, यानी लघु पाषाण। लघु पाषाण किसे कहते हैं? मध्य पाषाण को ही लघु पाषाण भी कहते हैं। औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया, आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे, यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ जो बनते थे वो खत्म हो गए, ये वाले भी कंटिन्यू रहेंगे और ये मध्य पाषाण काल में नए अन्य और भी बनने शुरू हो जाएंगे। अब अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है, जिसे नवपाषाण युग बोलते हैं, जो हमने बता दिया। नवपाषाण का क्या मतलब होता है? नव मतलब नया,
नया पत्थर, कुछ और चीज़ें ऐड होंगी, थोड़ा अलग टाइप का पत्थर होगा। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए गए, अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है उस काल में उसके क्या नाम थे। जैसे मान लो इंडिया, जैसे इसी मैप में हम देख लेते हैं, तो अगर हम बात करेंगे मेहरगढ़ की, तो मेहरगढ़ क्यों कहते हैं? क्योंकि अब उस समय पता नहीं क्या कहा जाता होगा, लेकिन आज हमने मेहरगढ़ उसको बोल दिया है। उस समय क्या कहा जाता था ये पता नहीं है। तो अब इसमें से अगर हम ढूंढें, तो ये जो हमने रेड कलर से मार्किंग की है, ये क्या था? पूरा पाषाणिक मरुस्थल थे, पूरा पाषाणिक। अभी हम नव पाषाणिक पढ़ के आए हैं, तो नव पाषाणिक कौन कौन से हैं? तो एक तो मेहरगढ़ है, दूसरा बुर्जहूम है, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, नव पाषाणिक पुरा स्थल। तीसरा हल्लूर है, चौथा पय्यमपल्ली है, पांचवा कोल्डिहवा और महागड़ा, चौथा चिरांद, और ये तावजली हाल्डिंग। ये इतने जो स्थल मैंने ब्लू कलर से किए हैं वो सब क्या हैं? नवपाषाणिक। अभी हमने पीछे पढ़ के आया है नवपाषाण काल, तो ये नवपाषाण काल के शहर हैं। तो बुर्जहोम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। कोल्डिहवा महागड़ा ये उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे है, मध्य प्रदेश के, मेनली उत्तर प्रदेश में है। चिरांद ये बिहार में है, और ये इधर असम में है, दार्जिली होल्डिंग। हल्लूर आपका कर्नाटक में है, पय्यमपल्ली आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। आगे चलते हैं। बदलती जलवायु, तो जलवायु जो बदल रही वो आज से नहीं बदल रही, बल्कि मध्य पाषाण काल से बदल रही, यानी 12,000 साल पहले से। 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। तो ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो गर्मी आज बढ़ रही है वो आज नहीं बढ़ रही, फैक्ट्रियों की वजह से ही नहीं बढ़ रही, बल्कि तब भी बढ़ रही थी जब फैक्ट्रियों का नामो निशान नहीं था, जब एग्रीकल्चर नहीं हो रही थी, जब लोग घर बना के नहीं रहे थे सही से, जब नगर नहीं बने थे, जब व्यापार नहीं हो रहा था सही से, तब गर्मी बढ़ने लगी थी। इसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। यानी गर्मी बढ़ी तो घास वाले मैदान बढ़ने लगे। एक एक लाइन पे, एक एक चीज पे फोकस करिएगा आप। यूपीएससी लाइंस के बीच से पता नहीं कहाँ से कॉपी पेस्ट मारती है और हम वहाँ फिर भांगड़ा करने लगते हैं। ठीक है, जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए। हम ऊपर पढ़ के आए हैं। इनकी खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। करेक्ट है या नहीं अभी पता नहीं, संभावनाएं हैं, सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। तो मछली की बात क्लियर है, उसने क्या लिखा? साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई, यानी ये क्लियर है। लेकिन पशुपालन की बात क्लियर है या नहीं अभी पता नहीं, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? सोचने लगे हों, सोचते थे नहीं लिखा है। अब आ जाते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत कब से हुई। तो हमने आग की शुरुआत देख ली कब से हुई, जलवायु परिवर्तन की शुरुआत देख ली कब से हुई। ठीक है, अब देखेंगे खेती और पशुपालन। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और चावल या धान। तो कल के इस वीडियो में मैंने बताया था गेहूं और जौ सबसे पहले कहाँ उत्पादित हुआ। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि गेहूं और जौ कल कहाँ था, और धान भी, धान किस जगह पर सबसे पहले उत्पादित हुआ था, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
अगर कल आप थे तो आपको पता होगा, ये मैंने कल नोट डाउन कराया था। अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, प्राकृतिक रूप से। शायद महिलाओं, पुरुषों, बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा, शायद। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे, कब पककर तैयार होते थे, क्योंकि एक टाइम भी तो चाहिए। कब धान लगाना है, कब उसे निकालना है, कब गेहूं की बुआई करनी है, सब पता होगा, तभी हम कर पाएंगे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। ठीक है, ये सब सोचा जाता है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। फिर उसको अगर कोई चीज़ प्रूफ कर देती है तो हम उसको क्लियर मान लेते हैं। जैसे कोई चीज़ खुदाई में निकल आई, कोई अ, ऐसी चीज़ लिखी मिल गई या चित्र ऐसा बना हुआ मिल गया, जिससे ये कंफर्म हो जाए कि हाँ वो ऐसा कर रहे थे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन। तो गेहूं जौ तो हम कल बता दिए थे, और आज गेहूं जौ धान, ये तो कल की वीडियो में था। आज क्या हमें याद रखना है? कुत्ते का जंगली पूर्वज, यानी कुत्ता ही मान के चलो। सबसे पहले किसको पालतू बनाया गया? कुत्ते को। ये कुत्ता सबसे ज़्यादा वफादार होता है, कुत्ता सबके घर में अधिकतर मिल जाएगा आपको, तो ये याद रखने में कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। याद रखिए क्या क्या आ रहा है, यही क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी, यही क्वेश्चन पूछती है। भेड़, बकरी, गाय, सूअर, इन चारों का नाम आया है। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे, ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे, क्योंकि इनसे भी बड़े वाले कुछ लोग होंगे ना जानवर, वो इनको परेशान करते होंगे, तो ये लोगों के पास आना शुरू कर दिया, और लोग भी यहाँ पर चारा रखकर इन्हें आकर्षित करते थे। तो धीरे धीरे पशुपालक बन गए। क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? सोचो आप, ये सब सोचना चाहिए, जिससे यूपीएससी में मेंस राइटिंग लिखने में सोचने वाली क्षमताएं ही काम आती हैं। अब आओ घरेलूकरण की प्रक्रिया, यानी किसी को पालतू बनाया तो उसमें क्या क्या चेंजेस आए। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने का घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे जानवर अक्सर जंगली पौधों जानवरों से भिन्न होते हैं। जैसे ये दांत है जंगली जानवर का, बड़ा दांत है, हाथ रख ले तो बिल्कुल चबा जाए, ये पालतू जानवर का है। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो, वरना बीमारी में ही जिंदगी निकल जाएगी। समझ में आया? जैसे आपको ही मैं कहूँ कि आपको खाना बनाने के लिए किसी को रखना है, लेकिन वो हर तीसरे दिन बीमार होता है, तो आप उसे रखोगे? आप कहोगे भाई रहने दे, हम अपने आप कर लेंगे। ऐसे मैं कहूँ कोई साफ सफाई करने वाला आपको रखना है, तो वो हर दूसरे दिन बीमार हो जाता है, आपको ही करना पड़ेगा, तो आप कहोगे नहीं रहने दे। तो वही यहाँ, तो हमें सोचना है कि हाँ ऐसा होता होगा, लोग बीमार जानवर क्यों रखेंगे कि मतलब उनकी देखभाल में पूरा दिन निकल जाए, टाइम पास थोड़ी करना था उन्हें। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे, क्योंकि इन्हें कम चीज में ज़्यादा समय तक चल जाए, वो चीज़ें चाहिए होती थी। लिखा भी, जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए गुण सुरक्षित रह सकें। तो कैसे अनाज पैदा किए जाते थे? जिनसे बड़े दाने वाले अनाज, ये भी ध्यान रखना। एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी यहीं से कॉपी पेस्ट मारता है और हम गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि हमने सब कुछ तो पढ़ा है लेकिन उन चीज़ों पे फोकस नहीं किया जिनसे क्वेश्चन बन सकता है।
अब यहाँ कौन से बड़े दाने वाले, वो छोटे दाने वाले कह देगा और हम गलत करके आ जाएंगे। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। सिंपल सी बात है, कुत्ता लोग पालते हैं, कुछ बार ऐसा होता है कुत्ता घर वालों को ही काट लेता है। अभी न्यूज़ पे कोई आर्टिकल था, हम याद नहीं है, कोई था, कुत्ते ने बच्चे को, ठीक है, तो ऐसे पालतू जानवर नहीं पालने चाहिए। तब भी लोग यही सोचते थे कि नहीं पालने चाहिए। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। जंगली जानवर आपको खूंखार दिखेंगे, पालतू खूंखार नहीं दिखेगा। जंगली कुत्ता आपको खूंखार दिखेगा, पालतू कुत्ता नहीं दिखेगा। जंगली भैंसा आपको खूंखार दिखेगा, घरों में जो भैंस होती है वो नहीं दिखेगी। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं, यही मैंने बता दिया था। ये जंगली सूअर के दांत हैं, ठीक है। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई, यानी वही मध्य पाषाण काल में। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं, जौ आते हैं। पहले पालतू जानवर में कुत्ता और भेड़ बकरी आते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले गेहूं, जौ, फिर चावल या धान, बोल चावल धान नहीं, बात एक ही है। पालतू जानवरों में कुत्ता, उसके बाद भेड़, बकरी, सुअर, गाय, ये सब। अब आते हैं एक नवीन जीवन शैली। अनाज का उपयोग क्यों भंडारण करते थे, क्यों संग्रह करके रखते थे? पहली बात तो फिर से उन्हें बीज के रूप में बनाया जा सके इसलिए, दूसरा खाद्य के रूप में, तीसरा उपहार के रूप में, चौथा भंडारण के लिए। भंडारण का मतलब भंडार खाने के लिए। तो बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में भंडार करते थे। तुम किसी पौधों के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसीलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। अब पौधे लगाओगे तो वो एक दिन में थोड़ी हो जाएंगे, उन्हें उगने में कई महीने, कई साल लग सकते हैं कुछ पौधों में। तो आपको उनकी देखभाल के लिए एक पास रहना पड़ेगा। एक पास रहना पड़ेगा तो ऐसे ही आवास और निवास जैसी चीजें आई, और रहना पड़ेगा तो आपको घर भी टिकाऊ बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2 महीने रहना है तो कैसा भी बना लो, तो आपको टिकाऊ घर बनाना पड़ेगा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत काम शामिल थे। कटाई के बाद अब अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था क्योंकि 1 साल तक चलाना है, ठीक है। क्योंकि फिर से बुआई करेंगे, फिर वो 1 साल बाद आएगा, तो 1 साल तक चलाना है। 1 साल का मतलब हो सकता है उसमें कोई टाइम अलग हो, ठीक है। आज के समय में जैसे लोग गेहूं बुआई करते हैं तो इतना भर लेते हैं कि अगली बार गेहूं कटाई तक वो चल जाए। धान इतना भर लेते हैं कि अगली कटाई तक चल जाए। ऑयल सीड इतना भर लेते हैं कि अगली बुआई तक चल जाए। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ती। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी, फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते हैं, उनका उपयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। ये चीजें मैं बार बार बोल रहा हूँ, सोचना शुरू करिए, सोचिए, तभी आप मेंस के लिए प्रिपेयर्ड हो पाएंगे, ठीक है। ये जो फैक्ट हम पढ़ रहे हैं ये प्रीलिम्स के लिए होते हैं, और जो ये सोचने वाले क्वेश्चन हैं ये आपको मेंस में बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि मेंस में आपको सोच कर ही लिखना है। आपको अपनी थिंकिंग पावर मजबूत करनी है अगर आप यूपीएससी निकालना चाहते हैं, वरना लोग तो बहुत कुछ कहेंगे और आप क्वालिफाई करते करते रह जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि कितना टफ पेपर आ रहा है। चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार हैं। जैसे हमने देखा था, एक जानवर कहीं दूसरी जगह गया तो लोग भी उसके पीछे जाने लगे। जानवर क्या है? चलते फिरते खाद्य भंडार हैं, क्योंकि उन्हें
लोग मारकर खाते थे। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या-क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? तो आप ये फिर से सोचिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये तो आसान है, ये तो कोई भी सोच सकता है। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। अब आ गए हम एग्रीकल्चर पे। मानचित्र 2 देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? जो अभी हमने देखा था। नीले कलर से हमने उसी सर्किल किया था। ये हो गया बुरजूम, मेहरगढ़, कोल्डियावा, चिरांद, तौजली हाल्डिंग, हल्लूर और पोयमपल्ली। अगर हम इसको हटा दें, किसकी बात हो रही है? नवपाषाण की। मेहरगढ़, बुरजूम, ये 2 स्थान है, एक स्थान है, एक ये, और हल्लूर और पोयमपल्ली, ये कौन से हैं? इन नवपाषाणिक का है स्थल। ठीक है, पढ़ते हैं चल के। उम्मीद करता हूँ आप कॉपी बुक लेकर बैठे होंगे और मैप देखते रहेंगे। कई नीले वर्ग दिख रहे होंगे, पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। अभी हमने देखा था तो यहाँ मेहरगढ़ था, कलर चेंज कर लें, यहाँ मेहरगढ़ था, इधर आपका इधर क्या था? इधर मेहरगढ़ था, इधर बुरजहोम था, यहाँ पर पोयमपल्ली था, और इधर असम में एक स्थान था, और यहाँ बिहार के पास चिरान था, यहाँ भी एक था। तो ये देखेंगे आप पूरे उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम से लेकर पूरब तक और बीच में भी हर जगह फैला हुआ है। वही यहाँ पर उसने लिखा, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी दक्षिण भारत में पाए गए हैं। मतलब बीच में कम पाए गए, यहाँ आपको नहीं दिख रहे थे। ठीक है, तो बीच में नहीं दिख रहे थे। मेन कहाँ दिख रहे थे? उत्तर में बुरजहोम, इधर मेहरगढ़, नीचे पोयमपल्ली, इधर और यहाँ पे। यानी ये स्थान पूरा खाली था, ये कह सकते हैं। ये फिल नहीं था। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दोनों के अवशेष, दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए हैं। तो दाने जो जले हुए मिले हैं, वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रहेंगी। विभिन्न जानवरों की हड्डियों की पहचान कर सकते हैं। अब जब खेती करने लगे तो एक जगह पर रहने लगे, स्थायी जीवन हो गया। पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुरजहोम अभी हमने देखा था। बुरजहोम यहाँ पर था। बुरजहोम से क्या मिला है आप नोट डाउन करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुरजहोम पहली बात तो कहाँ है? कश्मीर में है। यहाँ लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, इसे गर्तवास भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे क्वेश्चन आया है। ठीक है, गर्तवास बुरजहोम से मिला है, ठीक है, जो कि कश्मीर में है। जिन्हें गर्तवास, यहाँ लिखा भी देखो, गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट।
अंदर और बाहर दोनों जगह आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। अब बारिश होने लगी तो अंदर पकाओगे ना, सिंपल। ज़्यादा ठंड पड़ने लगी तो अंदर पकाओगे, ठीक है। धूप होगी तो अंदर पकाओगे, तो दोनों जगह पकाना आवश्यक है। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इसने नव पाषाण युग का माना गया है। हमने देखा था पाषाण युग 3 पार्ट में था, पूरा, मध्य, नव। अब पूरा फिर 3 पार्ट में था, आरंभिक, मध्य और उत्तर। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती है। तो हथियार यहाँ भी थे, हथियार पुरापाषाण में भी थे, मध्य में भी थे, नव में थे। अब आप बताइए, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हथियार क्या होते जाएंगे, और अच्छे होते जाएंगे, और उसमें पॉलिश होती जाएगी, और नुकीले होते जाएंगे, और बढ़िया होते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है बात। आगे हम चलें। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। यानी ओखली और मूसल का भी प्रयोग किया जाता था। ये अभी तक क्वेश्चन शायद नहीं आया है, ये ध्यान रखिएगा, आ सकता है। हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। तो पत्थर से तो बनते ही थे, हड्डियों से भी बनते थे, ये ध्यान रखने वाली बात है। आप देख सकते हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, ये सब पत्थर के हथियार बने हुए हैं। कल भी हमने एक पात्र देखा था, आज भी एक पात्र देख रहे हैं। इसके कलर पर भी आप फोकस करिएगा। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कौन से? नवपाषाण से। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। अलंकरण का मतलब क्या? दूसरा कलर ले लें अगर हम, तो ये पट्टी बनती थी, और फिर इसमें ऐसे ऐसे भी कुछ, आज भी लोग जो गांव में मटका वगैरह बनाते हैं वो इस ऐसी चीज़ें करते हैं। कई जगह विवाह में भी ऐसी चीज़ें बना के भेजी जाती हैं। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। नवपाषाण युग तक आते आते दलहन भी आ गई, ये ध्यान रखिएगा, दलहन भी आ गए। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। किसमें? नवपाषाण की बात चल रही है। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। तो आप समझ गए नवपाषाण काल में क्या क्या इम्पोर्टेंट हो गया। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती पशुपालन अपना लिया। मौसम के मुताबिक बदल बदल जीवन, ठीक है, हम सिंपल समझा देते हैं आपको। मान लो ये पूरा वर्ल्ड है अपना, ठीक है। ऊपर से ये पूरा अमेरिका है, ठीक है, ये पूरा अमेरिका है। फिर नीचे ये साउथ अमेरिका है, और ऐसे इधर अपना अफ्रीका है, ठीक है। तो आप बताओ, जब इस अमेरिका में, ऊपर कनाडा है, ये अमेरिका मान लेते हैं, यूएसए, जब इस यूएसए में लोग चांद पर जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ सूडान, नामीबिया, चाड, बुर्किना फासो, इन जगहों पर लोगों के पास खाने की भी चीज नहीं है। जब यहाँ सैटेलाइट से सिग्नल मिल रहे हैं, एलन मस्क का सैटेलाइट से मोबाइल का सिग्नल देने के लिए उसने बनाया है, लेकिन यहाँ कई जगह पे हो सकता है मोबाइल भी ना हो। समझ रहे हो आप? तो जब आज के समय में इतनी विविधता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उस समय क्या नहीं होगी? अगर हम देखें तो यहाँ क्या लिखा है,
ऐसे मैप आप भी हाथ से बनाना सीखिए, हर जगह मैप, क्योंकि मैप मेंस में बनाना पड़ेगा। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? तो हमने अभी देखा कि जिस समय यहाँ कुछ और हो रहा है, वहाँ तो उस समय कुछ और हो रहा है, तो एक साथ कैसे आया होगा? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती पशुपालन को अपना लिया। तो स्टेटमेंट आएगा पूरे भारत में एक साथ खेती वगैरह होने लगी थी? नहीं भाई, कई जगह कुछ और होता था, कई जगह कुछ और होता था। सूक्ष्म निरीक्षण, ऊपर हमने अभी बुर्जहूम देखा था जो कि कश्मीर में है। अब हम देखेंगे मेहरगढ़। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ का एक घर का चित्र है। घर शायद ऐसे दिखते हो जैसे तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की समानता ढूंढो। इसमें देखो 4 पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट में यहाँ पे कुछ भरा हुआ रख रहा है, लग रहा है अनाज भरा होगा। ठीक है, पढ़ते हैं। मेहरगढ़ अभी ऊपर पढ़ के आए। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। तो ये भी ध्यान रखो, बोलन दर्रे के पास। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ, कल भी मैंने बताया था, और भेड़ बकरी पालन सीखा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस लाइन को आप नोट कर लो। ठीक है, कौन सी लाइन नोट करनी है? पहले तो बोलन दर्रा नोट करना है कि यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे में है। कौन सा? मेहरगढ़, पाकिस्तान में है। सबसे पहले गेहूं जौ उगाना और भेड़ बकरी पालन यहीं शुरू हुआ। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। इसमें हिरण, सुअर जैसे जंगली जानवर, भेड़, बकरियों की हड्डियां मिली हैं। ये भी ध्यान रखो, हिरण भी है, ऊपर हिरण नहीं था। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। तो घरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। भंडारण के काम आते थे, हमने देखा अभी भंडारण के काम आ रहा है। मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते हैं। मेहरगढ़ से ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया है और लोग में मृतक के खाने के लिए रखा गया। यानी ऐसा विश्वास था कि ये जा रहे हैं तो इन्हें अकेले मत भेजो, कुछ ऐसे खाने पीने की चीज़ें रख दो। या ऐसा मानना हो सकता है कि पुनर्जन्म होता है, तो वो चीज़ें मेन बात है। साथ में कुछ न कुछ दफनाया जाता था। मेहरगढ़ से कब्र का चित्र मिला है, मेहरगढ़ याद रखना है। ठीक है, तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। मामा गुफा के भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं, तुम उनकी सहायता करना चाहते हो, तुम रंग बनाओ। ठीक है, ये पढ़ लेना, इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आते हैं ये मध्य पाषाण युग कितने साल से कितने साल तक है? 12,000 से 10,000 तक। और नव पाषाण कब से है? 10,000 साल से 5, 6, 7,000, जो भी अलग अलग बुक्स में अलग अलग है। बसने की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? लोग बसना कब शुरू हुए? तो 12,000 साल पहले, यानी मध्य पाषाण के साथ में ही। मेहरगढ़ कहाँ है? अभी देखा, पाकिस्तान में, ईरान के रास्ते वाला बोलन दर्रा, यहीं से जौ गेहूँ मिला है, सबसे पहले उत्पादित हुआ 8,000 साल पहले। एक बार मैं फिर से वो आपको रिकॉल करा दूं क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? सबसे ऊपर है पाषाण काल। इस पूरे काल को क्या बोलते हैं? पाषाण काल। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। पूरा पाषाण 3 पार्ट्स में है। आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। यहाँ बहुत हल्का हल्का दिया गया है। ये 2 लाख से 10,000, नहीं 12,000, ये 12,000 से 10,000 और ये 10,000 से 5, 6, 7, जितना भी लिखा हो। आगे की एनसीईआरटी जब आएंगी उसमें बहुत विस्तार से है ये। 9th
10th 11th 12th 11th में मेनली 12th में इसमें बहुत विस्तार से, तो अभी केवल ओवरव्यू टाइप का है, लेकिन मैं आपको बता दिया जो भी इम्पोर्टेंट है आपने नोट कर लिया होगा। मैं जब भी क्लास पढ़ाता हूँ तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, कुछ नहीं बोलता हूँ, पढ़ाते समय सिर्फ पढ़ाता हूँ। आप लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, आपका चैनल है, आप प्यार देंगे तो इसमें बहुत कुछ आता रहेगा, आप कर सकते हैं सब्सक्राइब वगैरह। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।